Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India's relation with Gulf nations. Why the Gulf matters for India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, क्यों गल्फ नेशन से हमारा रिलेशन हम उसको स्टडी कर रहे हैं. तो हाल फिलहाल में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसके दो स्पोक्स पर्सन ने कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए फॉर इस्लाम एज ए रिलीजन. दे ऑल्सो मेड सम ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स फॉर प्रॉफेट मोहम्मद एंड हिज वाइफ. Naturally, this angered West Asian countries like Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Iran. So, entire West Asia for once has come together and they are now acting, or they have released statements that are anti-India. तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स जो हैं वो वेस्ट एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ज़्यादातर वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, या इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन सब जगहों से इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. और जो मोदी सरकार है, मौजूदा जो सरकार है हमारी, इसने कई सारे स्टेप्स लिए हैं वेस्ट एशिया के साथ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं. द इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन अ फायर फाइटिंग मोड, डिफेंसिव मोड फॉर लास्ट 2 days. और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इंडिया के जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, ही हैज़ बिन एम्बेसडर टू सऊदी अरबिया एंड यूएई एज ओमान बिटवीन 2000 to 2011, तलमीज़ अहमद साहब, वो कहते हैं कि in the past incidents of communal hate and violence were seen as a part of India's domestic politics, but when you make derogatory references to the prophet and bring in his wife, you have crossed a red line. तो इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं. तो ये सब इंडिया को इस तरह के स्टेटमेंट से, या इंडिया के अंदर किसी भी इस तरह के लीडर्स को इस तरह का स्टेटमेंट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट रिलीज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस जो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया के, उनके साथ वो ख़राब कर सकता है. पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है टू डिपिक्ट इंडिया एज एन एंटी इस्लाम कंट्री, उस फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा इफ़ वी कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स. तो वेस्ट एशियन कंट्रीज एक बार के लिए दे हैव गिवन सम और सोन सम एंटी इंडिया स्टैंड्स. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ फॉर इंडिया. तो 3 मुख्य सिग्निफिकेंस हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के इंडिया के लिए. एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ रहती है और बहुत सारा रेमिटेंस हमें कमा करके भेजती है बैक टू इंडिया, और ट्रेड टाइज विद दिस वेस्ट एशियन कंट्रीज. दीज आर द 3 dimensions where where the significance of West Asian countries are heavy for India. तो तीनों डायमेंशन को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि मोर देन 80% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम नीड्स आर मेट वाया इम्पोर्ट. इनफैक्ट ORF का एक डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च फंडिंग, उसका डाटा के हिसाब से 84% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम डिमांड मीट्स वाया इंपोर्ट. इसका मतलब है कि इंडिया हेवली डिपेंड्स ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स. और अगर आप देखें तो ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, देर आर 3 out of top 5 पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज ओनली, फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज ओनली. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इंडिया के लिए जो टॉप 5 ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, सबसे ऊपर है इराक, फिर US, नाइजीरिया, देन सऊदी अरबिया एंड UAE. सो दीज आर द टॉप 5 इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स फॉर इंडिया. और इंडिया पेट्रोलियम नीड्स के लिए हेवीली डिपेंड करता है इंपोर्ट पे. तो इससे ये पता चलता है कि हाउ हेवीली इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द गल्फ कंट्रीज टू मीट इट्स एनर्जी नीड्स. दूसरा है रेमिटेंसेस. सो देखिए, इंडियन ओरिजिन के कई सारे लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाकर के काम करते हैं. सच पीपल आर नोन एज इंडियन एक्सपर्ट्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट एशिया में जाते हैं, दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाते हैं काम करने के लिए. तो ऐसे ही कई सारे लोग इंडिया से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, नोन एज वेस्ट इंडियन एक्सपर्ट्स. दे वर्क देयर, दे अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड दे सेंड बैक टू इंडिया, विच इज़ नोन एज रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेमवर्क, ये तो आप जानते ही होंगे. एंड ओवरऑल रेमिटेंसेस हेल्प इन ऑगमेंटिंग इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व.
अगर 2020 का वर्ल्ड बैंक का डाटा देखा जाए तो इंडिया रिसीव्ड $83.15 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, which is nearly twice, as per this report that came in Indian Express, which is nearly twice the next highest recipient, which was Mexico. तो मुद्दा ये है कि ये वेस्ट एशियन कंट्रीज हमारे लिए फॉरेक्स रिजर्व की कमाई का भी इंपॉर्टेंट जरिया है। इंडियन एक्सपर्ट जो जाकर के वहाँ रहते हैं, जो कमा करके पैसे वापस भेजते हैं, वहाँ से इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा ऑगमेंटेशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द रेमिटेंसेज दैट कम फॉर इंडिया आर फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत एंड कतर। तो इस कारण से भी वेस्ट एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। अगर ट्रेड टाइज की बात की जाए तो उस लिहाजे से भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी वेस्ट एशियन कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, UAE इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर US एंड चाइना। सऊदी अरबिया वॉज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2020-21। इराक फिफ्थ लार्जेस्ट, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज ओनली। अगर कतर की बात की जाए तो इंडिया का 41% नेचुरल गैस अकेला कतर से इंपोर्ट होता है। सो यू कैन सी हाउ मच सिग्निफिकेंस दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज। गल्फ क्यों नाम पड़ा इनका? क्योंकि ये पर्सन गल्फ के अराउंड जो कंट्रीज, उनको गल्फ कंट्रीज हम लोग कहते हैं। तो हाउ सिग्निफिकेंट दीज कंट्रीज आर फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। एक बात और देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स को इस पर भी डाउट रहता है कि कभी कभार इसी रीजन को हम लोग वेस्ट एशिया भी कह देते हैं, इसी रीजन को हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो ये दो अलग अलग नाम कैसे आ रहे हैं? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ये रीजन को हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो फ्रॉम वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव दिस रीजन इज मिडिल ईस्ट, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम से ये लगभग ईस्ट साइड में है, तो मिडिल ईस्ट। जबकि एशियन पर्सपेक्टिव से इट इज़ नोन एज वेस्ट एशिया, क्योंकि एशिया का ये वेस्टर्न साइड में, तो इट इज़ नोन एज वेस्ट एशिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about fake encounters and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इस आर्टिकल का, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। देखिए, 27 नवंबर 2019, लगभग 3 साल पुरानी बात है, एक काफ़ी हीनियस क्राइम हुआ था हमारे देश के अंदर, वेयर ए 26-year-old वेटनरी डॉक्टर, हर नेम हैज़ बीन चेंज्ड एंड हैज बीन नेम्ड एज दिशा, जस्ट लाइक द दिल्ली वाले केस में द विक्टिम्स नेम वॉज नेम्ड निर्भया, ठीक वैसे ही दिशा नाम रखा गया just in order to protect the privacy or identity. So she was named as Disha. She was gang raped and murdered brutally in Hyderabad, and which sparked outrage across India. उसके कुछ ही इंसिडेंट के कुछ ही घंटों बाद 4 सस्पेक्ट्स को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, और इन सस्पेक्ट्स ने पुलिस के हिसाब से कन्फेस भी किया कि दे रेप्ड एंड किल्ड द डॉक्टर। उसके बाद पुलिस इन सब चारों लोगों को लेकर के जा रही थी क्राइम सीन के ऊपर, वेयर दे वेर आस्क्ड टू रिक्रिएट द एंटायर स्टोरी, बताने के लिए कि बताओ कैसे कैसे क्या हुआ। इन दैट प्रोसेस पुलिस क्लेम्ड कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, ये 4 जो अक्यूज थे, और उस कारण से पुलिस को उनका इनकाउंटर करना पड़ा। तो एक बातें चल रही थी इंडिया भर में कि ये जो इनकाउंटर है ये फेक है, उसके बावजूद भी मैनी पीपल सपोर्टेड पुलिस एक्शन। लोगों ने कहा कि ठीक किया, जो भी पुलिस ने किया अच्छा किया। जया बच्चन जो उस टाइम की राज्यसभा की MP हैं, सी सेड इट केम लेट बट परफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने इसके सपोर्ट में बातें कहीं, कुछ लोगों ने खिलाफ भी बोला। तो फेक इनकाउंटर, अब ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये है फेक इनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, क्योंकि माना जा रहा था, वैसे तो पुलिस कह रही थी कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा था कि इन लोगों को पुलिस ने फेक इनकाउंटर कर दिया है। तो कई सारे जगहों पे लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया कि जस्टिस डिलीवर्ड इन अ टाइम बाउंड फैशन, बट देयर वर सम क्रिटिक्स ऑल्सो, जैसे मेनका गांधी हैं, शशि थरूर हैं, दे सेड इट इज़ ब्लॉट टू आवर जुडिशियरी। भाई जुडिशियरी किस लिए है? इट इज़ डेनिग्रेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये सारी एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फेक इनकाउंटर्स नहीं होना चाहिए। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते थे कि द कंट्री वाज डिवाइडेड एट दैट टाइम। और उसी के कुछ दिन बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बना दिया, VS सिरपुरकर कमीशन। रिटायर्ड जज VS सिरपुरकर साहब के अंदर एक कमीशन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको काम दिया गया कि आप इसको स्टडी करें, इस पर्टिकुलर केस को स्टडी करें और बताएं कि क्या इसमें सच में फेक इनकाउंटर हुआ था या फिर दीज पीपल वेर ट्राइंग टू एब्सकॉन्ड। अभी करंट न्यूज़ ये है कि VS सिरपुरकर कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट को, और इस रिपोर्ट के हिसाब से द इनकाउंटर वाज फेक, और सिरपुरकर कमीशन के हिसाब से इन 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगाए जाने चाहिए।
सो दिस इज व्हाट वीएस सिरपुरकर कमीशन हैज़ रिकमेंडेड। ये इनकाउंटर फेक था और चूंकि ये फेक इनकाउंटर था इसलिए इन 10 पुलिसकर्मियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पूरा इंडिया इनको पुलिस के अंदर हीरोज कह रहा है, जो भी कह रहा है कहने दीजिए, बट दीज वर फेक इनकाउंटर्स एंड दैट इज वाई मर्डर चार्जेस शुड बी लेबल्ड अगेंस्ट देम। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फेक इनकाउंटर्स पे एक जजमेंट सुना चुका है पहले, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस में कहा था कि इन केस ऑफ फेक इनकाउंटर द पुलिसमैन कंसर्न शुड बी गिवन डेथ सेंटेंस। तो इनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड सच केसेज एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। क्यों सुप्रीम कोर्ट मानती है कि फेक इनकाउंटर बहुत गलत चीज़ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाना चाहिए, डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए? क्योंकि अगर फेक इनकाउंटर्स का कल्चर प्रमोट होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर आर 3 विंग्स ऑफ द स्टेट, legislative, executive and judiciary, and all the 3 wings have different role to play. We believe Indian constitution is based on the idea of separation of power and all the 3 wings have separate power and functions. For example, legislature frames a law, executives implement the law and judiciary adjudicates the law. अब अगर ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, पुलिस विल कम अंडर दिस एग्जीक्यूटिव हेड ओनली if they themselves start punishing, if they themselves starts making decision कि who should be punished, who should not be, fake encounter में तो यही हो रहा है, they are making the decisions कि who should be punished, then in that case it is denial of judiciary, it is a kind of demeaning judiciary, it is a kind of bypassing judiciary. तो ये हमारा constitutional जो provision है उसके खिलाफ होगा. For example, in this particular case the police officers, they themselves have taken the law in their own hand, they have encountered these 4 accused in this particular case. तो इस पूरे मुद्दे को अगर आप ध्यान से देखिए, लोग भले सेलिब्रेट कर रहे हो लेकिन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इसकी आप देखें तो जो 3rd विंग है हमारा स्टेट का, दैट इज जुडिशियरी, इसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है. सारा का सारा काम अगर पुलिस ही अगर इनकाउंटर कर दे रही है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग जुडिशियरी. एक तो पहला इशू ये है, दिस इज द फर्स्ट इशू विथ रिस्पेक्ट टू फेक इनकाउंटर्स, इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द थर्ड विंग ऑफ द स्टेट, दैट इज जुडिशियरी. सेकेंड, फेक इनकाउंटर से क्या होगा कि द फेक इनकाउंटर कल्चर विल गेट प्रमोटेड. फेक इनकाउंटर कल्चर से क्या होता है कि जो पुलिस वाले फेक इनकाउंटर करते हैं उनको हीरो बना देती है मीडिया, सरकार उनको मेडल देती है, और इस कारण से कैसा होता है कि समाज में लॉ के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, जुडिशरी के लिए रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है धीरे धीरे. द रूल ऑफ लॉ गेट्स इरोडेड, पीपल स्टार्ट टेकिंग लॉ इन देयर ओन हैंड्स. फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम्स लाइक विच हंटिंग, मॉब लिंचिंग, खाप पंचायत, कंगारू कोर्ट्स ये होता है मतलब लोगों ने आपस में ही फैसला कर लिया, जैसे खाप पंचायत वगैरह. तो ये सब चीज़ें जो है टेंडेंसी प्रमोट होती हैं अगर हम लोग फेक इनकाउंटर को जस्टिफाई करें तो. ध्यान से सोचिए, फेक इनकाउंटर को जस्टिफाई करने का क्या मतलब है कि रूल ऑफ लॉ इज लेस इंपॉर्टेंट, डिलीवरिंग जस्टिस ऑन द पॉइंट इटसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर ये कल्चर प्रमोट हो जाता है, फेक इनकाउंटर कल्चर प्रमोट हो जाता है, तो लोग भी कानून अपने हाथ में लेंगे कि कानून मानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी है इंसाफ टू द पॉइंट कर देना, उसी वक्त कर देना, ऑन द स्पॉट कर देना. एंड दैट्स दिस इज हाउ विच हंटिंग का प्रॉब्लम होता है. लोग, अगर कोई किसी लेडी के खिलाफ आपको कुछ सस्पिशन है भी कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह कर रही है, गो टू द कोर्ट, बट पीपल टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड. They resort to mob lynching, khap killing, all such things are happening because the rule of law, the respect for rule of law, the respect for judiciary is getting eroded. And this is how the fake culture should be stopped, otherwise it will lead to complete lawlessness in our country. So this is how trust in judiciary is important. By ठीक है, जुडिशरी में थोड़ा सा डिलेड डिसीजन होता है, बट ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द ट्रस्ट इन जुडिशरी इज वायलेटेड, इफ वी स्टार्ट रिजॉर्टिंग टू फेक encounters, if we start justifying fake encounters, then it will be denial of respect for our constitution, it will be denial of rule of law, and overall it will raise question on us as a civilized society. It will lead to street justice. Street justice means where people themselves will resort to violence to settle the score rather than going to the court. तो वो बोलता है ना जॉली LLB में कि भाई इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, येट अभी भी जुडिशरी में लोगों का भरोसा है और वो भरोसा बना रहना चाहिए. और अगर इस तरह के जो केसेज हैं, फेक इनकाउंटर एंड ऑल, इट रेजेस डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, और वो भरोसा टूटता है लोगों का, विच मे लीड टू कंप्लीट एनार्की. हाँ, ये बात भी सही है कि जस्टिस डिलेड इट जस्टिस डिनाइड, जितना देर होता है जस्टिस का सिग्निफिकेंस उतना ही कम होता है. इस कारण से इस तरह के जो हीनस क्राइम्स होते हैं, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए,
टाइम बाउंड फैशन में जजमेंट डिलीवर होना चाहिए, लेकिन फेक इनकाउंटर्स करके जुडिशरी को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का आपसे केस स्टडी पूछा जा सकता है कि सीजन्ड क्रिमिनल विथ मेनी मर्डर चार्जेस ऑन हिम has escaped from jail. There is likelihood that he may kill more people when he is on the run. Mr. A, who is a police inspector in the area, found links to trace the criminal presence in his area. Mr. A has been reputation of being encounter specialist. इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है एथिक्स के केस स्टडी वाले सेगमेंट में। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ये सारे आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए, फेक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये सब चीज़ें जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट लीड्स टू डिनायल ऑफ रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी, इट लीड्स टू क्वेश्चन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेग्रीगेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री विंग्स ऑफ द स्टेट। तो ये सब इशूज़ आपको इस तरह के केस स्टडी वाले सवाल में लिखना है। The third article is about world's first fishing cat census. This topic is important from our syllabus. GS Paper 3 environment point of view. Fishing cat के बारे में ज़रा समझते हैं। ये जो फिशिंग कैट होती है, नॉर्मली जो हमारे घर में आसपास में बिल्लियाँ मिलती हैं कैट्स, उनके डबल साइज़ की होती है। They are nocturnals, means they are active during the nights, and they mainly depend on eating fishes and frogs etc. तो ये ऐसे मार्सी एरियाज में, दलदल वाले एरिया के आसपास में रहती हैं और वहाँ से फ्रॉक्स या फिशेस को पकड़ पकड़ के खाती हैं। दे ब्रीड ऑल राउंड द ईयर। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन द एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन क्लोज टू वाटर बॉडीज एंड आर एक्सेलेंट स्विमर्स। अगर IUCN रेड डाटा बुक में बात की जाए तो दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस तरह के सवाल प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। साइट्स में इनको अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड किया गया है। अपेंडिक्स 2 माने साइट्स इज़ फॉर लिमिटेशन ऑन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। उस पर अपेंडिक्स 2 मतलब सेकंड हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया रखा है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में इनको कैटेगराइज किया रखा गया है, मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ऑल। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो दे आर मेनली फाउंड इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन ऑफ सुंदरबन। They are also found around Chilika Lake. Apart from that, they are also found in the foothills of Himalaya, along the Ganga and Brahmaputra river, and also to some extent in western घाट। ज़्यादातर मिलते हैं सुंदरबन एरिया में, लेकिन उसके आस बाकी जगहों पे भी ये मिलती हैं फिशिंग कैट्स। न्यूज़ क्या है देखो, पिछले साल 3 मार्च 2021 3 मार्च पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह मनाया जाता है 3 मार्च को। तो 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन भारत सरकार ने अनाउंस किया कि वी विल बी कंडक्टिंग सर्वे ऑफ फिशिंग कैट अराउंड चिलिका लेक इन उड़ीसा। चिलिका लेक इज एशियाज बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर्स लगून, और चिलिका लेक के अराउंड जितने भी फिशिंग कैट हैं उनकी हम सर्वे कराएंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। एंड दिस वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सर्वे। दिस सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अब रिपोर्ट निकल के आ रही है। ये सेंसस तो पिछले साल शुरू हुआ था 3 मार्च 2021 को, अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सेंसस कंप्लीट हो गया, सर्वे कंप्लीट हो गया है, एंड देयर हैव बीन अराउंड 176 फिशिंग कैट्स अराउंड चिलिका लेक। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Jan Samarth portal and this topic is important from our syllabus GS paper 3 economy point of view। तो देखिए, कल के दिन यानी कि 6 जून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम है जन सामर्थ पोर्टल। इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, इकॉनमी में भी आप कभी भी आप सवाल लिख रहे हो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे तो इस पोर्टल का जिक्र आप कर सकते हैं। क्या है ये पोर्टल, वो ज़रा समझते हैं। देखिए, भारत सरकार की 13 ऐसी स्कीम्स, अलग अलग एरियाज़ में 13 ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जहां पे लोगों को सस्ते दामों पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स यानी कि लोन प्रोवाइड करने की स्कीम, जैसे PM स्वनिधि स्कीम एंड ऑल, वो चलाई जा रही हैं जहां पे लोगों को सस्ते दामों पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, PM स्वनिधि, ये सब चलाई जाती। इन 13 स्कीम्स को एक जगह एक ही पोर्टल पे ला करके रख दिया है भारत सरकार ने। उस पोर्टल का नाम है जन सामर्थ पोर्टल। तो इट इज़ वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल दैट लिंक्स द गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स। दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च इन ऑर्डर टू इनकरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं गवर्नमेंट इनेबल्ड स्कीम्स के अंतर्गत लोन लें ताकि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जन सामर्थ पोर्टल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पार्वती प्रसाद बोरुआ, हु इज ऑल्सो नोन एज गीत कवि। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होगा, अगर आपने इस बार मेंस दे रखा है APSC का या आपने पेपर भी दे रखा है तो आपको पता होगा पर्सनालिटी बेस्ड सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पर्सनालिटीज़ को न्यूज़पेपर की मदद से ही कवर करते रहेंगे।
पार्वती प्रसाद बोरुआ, ऑल्सो नोन एज गीत कवि। आज इनके नाम पे आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि टुडे इज हिज 59th डेथ एनिवर्सरी। ही डाइड ऑन 7th June in 1964. He was born in 1904. He was born in शिवसागर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ही डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन 4th असमीज मूवी जिसका नाम है रूपोही, विच वॉज रिलीज इन 1940। उसके कारण उनकी ही रोट 2 books ऑफ पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। बोंगा तुकरी सुर, I'm so bad in Assamese books pronunciation, so please read this on your own। ये इनकी 2 किताबें हैं, ठीक है। असम साहित्य सभा ने 1981 में उनकी किताबों को एक साथ कंपाइल किया अंडर हेडिंग नोन एज पार्वती प्रसाद बोरुआ रसनावली। इस बुक में ये जो पार्वती प्रसाद बोरुआ रसनावली है, इसके अंदर ये जो 2 उनकी पहले से किताबें जो पब्लिश हुई थी वो तो हैं ही, उसके अलावा उनकी 2 जो पहले की अनपब्लिश्ड किताबें थीं उसको भी उसमें उन्होंने मिला करके पब्लिश किया है। सो प्लीज़ मग अप दीज थिंग्स फ्रॉम पीटी एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव ऑफ एपीएससी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। ये जो सवाल है इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तीसरा, सर्कुलर इकोनॉमी इट प्रोड्यूसेज लेस वेस्टेज, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इज़ लेस कॉस्ट इफिशिएंट, दिस इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।